नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की रीति रिवाज और प्रथाओं का टॉपिक पर, और सबसे पहले हमने राजस्थान की जो कुप्रथाएं थी उन प्रथाओं पर चर्चा की। पिछली क्लास में हमारी जौहर प्रथा पर चर्चा हुई, सती प्रथा पर हुई, कन्यावध पर हुई, त्याग प्रथा, डाकन प्रथा और दास प्रथा और डावरिया प्रथा, इन पर चर्चा होगी थी। अब अगली इस क्लास में जो अगली कुप्रथा ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम समाधि। अगले देखिए, समाधि प्रथा। दोस्तों देखिए, वह व्यक्ति, वह पुरुष या साधु, महात्मा, लोक देवता जो अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करते हैं, अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करके या तो जल में डूब करके जिसे जल समाधि कहते हैं, या मिट्टी के गड्ढे में दब करके जिसे भू समाधि कहते हैं, अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, उसे कहते हैं समाधि प्रथा। इस कुप्रथा पर एक कुप्रथा मानी गई। इस कुप्रथा पर सबसे पहले 1844 ईस्वी में जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर के पीए जॉन लुडलो ने इस कुप्रथा पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगा दिया, और 1861 में फिर एक नियम बनाकर इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। तो देखिए, कोई पुरुष, महात्मा, साधु या लोक देवता, पुरुष, महात्मा, साधु या लोक देवता अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करके जल में डूबकर, ठीक है, जल में डूबकर या मिट्टी के खड्डे में दबकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समाधि प्रथा। कोई पुरुष या फिर कोई महात्मा या साधु या कोई लोक देवता अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है जबरदस्ती, अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करके जल में डूबकर या मिट्टी के गड्ढे में दबकर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे समाधि कहते हैं। और समाधि प्रथा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है जैसे भू समाधि, जमीन में दबकर। दूसरी है जल समाधि, ये जल में जाकर के अंदर बैठ करके अपने जीवन का अंत कर लेना। तो समाधि दो प्रकार की होती है, भू समाधि और जल समाधि। अब इस पर सबसे सर्वप्रथम प्रतिबंध, 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत के पीए जॉन लुडलो ने लगाया। और इस समय जयपुर के महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। तो सर्वप्रथम इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जयपुर रियासत के पीर जॉन लुडलो ने, और इस समय राम सिंह द्वितीय जयपुर के राजा थे। और उसके बाद में 1861 में नियम बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोबारा देखिए, कोई पुरुष या महात्मा, साधु या लोक देवता अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करके जल में डूबकर या किसी गड्ढे में दब करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वो समाधि कहलाती है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक भू समाधि है जो जमीन में बैठ करके, जल समाधि जो जल में जा करके,
सर्वप्रथम इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत के पीर जो लुडलो ने, और इसमें जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे, वो छोटे थे, इसलिए प्रशासन का पूरी बागडोर लुडलो के हाथों में थी। फिर 1861 में नियम बनाकर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, समाधि प्रथा। अब अगली जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं संथारा। संथारा को संलेखना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संथारा जो प्रथा है, इसका प्रचलन था जैन समुदाय में। और जैन समुदाय में ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे, वो किसी स्थान पर बैठ करके अन्न जल त्याग करके धीरे धीरे अपने शरीर का छोड़ देते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। और आपको पता होगा कि मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में जाकर कर्नाटक में इसी संथारा या संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया था और मृत्यु का वर्ण किया था। ठीक है, पहले तो इसका सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? जैन समुदाय में। संथारा का प्रचलन किसमें? जैन समुदाय में। संथारा के अंतर्गत किसी स्थान पर बैठकर अन्न जल को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना। किसी स्थान पर बैठकर अन्न जल को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना, क्योंकि आप किसी स्थान पर बैठ के पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर क्षीण होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप अनकॉन्शियस होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत, और मुख्य जगह है कर्नाटक, दक्षिण भारत में इसी संथारा पद्धति से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत के कर्नाटक में इसी संथारा पद्धति से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो संथारा को संलेखना भी बोलते हैं, और ये जैन समुदाय में इसका प्रचलन है। इसमें कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है तो किसी स्थान पर बैठकर अन्न जल को त्याग कर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा या संलेखना पद्धति से ही दक्षिण भारतीय कर्नाटक में अपने जीवन का अंत किया था। ठीक है, अगली ले रहे हैं बाल विवाह। बहुत बड़ी कुप्रथा है दोस्तों, धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रचलन, जागरूकता आई है और समझने लगे हैं, तो अभी ये बाल विवाह लगभग समाप्त हो गए। बाल विवाह का सबसे पहला जो प्रचलन हुआ वो था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक एक दरबारी था, उसने एक हर्षचरित्र नामक ग्रंथ लिखा। उस हर्षचरित्र नामक ग्रंथ से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजेश्री, जो उसमें अल्प वयस्क कन्या थी, का विवाह मोखरी वंश के राजा, जो कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से कर दिया था। और दोस्तों, भारत में बाल विवाह का ये प्रथम लिखित साक्ष्य माना जाता है। राजस्थान में जो आखा तीज से आती है, बैसाख शुक्ला 3 को, बहुत ही अबू समा है, बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते थे। क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान में किस त्योहार पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते थे, तो वो आखा तीज के दिन होते थे। दोस्तों, अजमेर के एक निवासी हरविलास शारदा, उन्होंने 1929 में एक कानून बनाया, अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया, और अंग्रेजी सरकार ने
इस कानून को 1829 में शारदा एक्ट के नाम से पास किया और अप्रैल 1930 में इसको भारत में लागू कर दिया गया। शारदा एक्ट में लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। देश जब आज़ाद हुआ तो शारदा एक्ट के स्थान पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाकर समस्त भारत में उसको लागू कर दिया और उसमें आयु रखी गई 21 और 18। आज वही कानून लागू है। बूंदी एक ऐसी रियासत थी जहां हाँ, अब बाल विवाह पर सबसे पहले जो प्रतिबंध लगा वो किस रियासत में लगाया गया? वो लगाया, हाँ देखिए, बाल विवाह पर वार्ताकृत राजपूत हितकारिणी जो सभा है उसी के द्वारा सबसे पहले जोधपुर के जो पीएम थे सर प्रताप सिंह, उसने इस बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था सबसे पहले। ठीक है, देखिए बाल विवाह का प्रचलन सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल से शुरू हुआ था। तो बाल विवाह का प्रचलन सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में शुरू हो चुका था और इसमें एक आती है, देखिए वो जो साक्ष्य है वो है हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन जो अल्पवयस्क कुंवारी कन्या थी का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। ठीक है, तो बाल विवाह का प्रचलन सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल से माना जाता है। इससे पहले कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता। और उसके दरबार में रहते थे बाणभट्ट, ये उसका दरबारी कवि था। और बाणभट्ट का ग्रंथ हर्षचरित्र, तो बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र या बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन भाग्यश्री राजश्री अपनी छोटी बहन भाग्यश्री जो अल्पवयस्क कुंवारी कन्या थी का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से किया। और ये जो विवाह था, ये विवाह भारत में बाल विवाह का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। लिखित प्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो बाल विवाह का प्रचलन सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल से माना जाता है। और बाणभट्ट के हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने के ग्रंथ हर्षचरित्र से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन भाग्यश्री जो कि बहुत अल्पवयस्क कुंवारी कन्या थी का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से कर दिया। और ये विवाह भारत में बाल विवाह का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। राजस्थान में दोस्तों आखा तीज जो कब आती है? बैसाख शुक्ला 3 को आती है। तो आखा तीज एक बहुत बड़ा
अबू सावा है। अबू सावा कि आपको पंडित के पास जाना नहीं पड़ता, आप बिना किसी मुहूर्त के यहाँ विवाह कर सकते हैं। तो आखाती जो बैसाख शुक्ला 3 को आती है अबू सावा है, और इस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन बाल विवाह पर सरकार से तो नहीं रुकी रोक, लेकिन अब लोगों की जागरूकता, शिक्षा के प्रचलन की वजह से अब धीरे धीरे बाल विवाह बिल्कुल कम होते गए। अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने बाल विवाह पर बाल विवाह पर बाल विवाह पर 1929 ईस्वी में कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1929 ईस्वी में ही इसे शारदा एक्ट के नाम से पास कर दिया। ठीक है, तो अजमेर निवासी हरविलास शारदा, उन्होंने बाल विवाह पर 1929 ईस्वी में कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1929 ईस्वी में इसे शारदा एक्ट के नाम से पारित कर दिया, और अप्रैल 1930 को इसे समस्त भारत में लागू कर दिया गया। शारदा एक्ट में लड़के की आयु 18 वर्ष रखी गई और लड़की की आयु रखी गई 14 वर्ष। ठीक है, तो आखाती जो बैसाख शुक्ला 3 को आती है, ये एक अबू सावा है, और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी पर होते हैं। आजकल बाल विवाह बिल्कुल धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं। अजमेर के निवासी हैं हरविलास शारदा, इन्होंने बाल विवाह पर 1929 ईस्वी में एक कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया, और अंग्रेजी सरकार ने 1929 ईस्वी में ही शारदा एक्ट के नाम से उसे पारित कर दिया, और अप्रैल 1930 को इसको समस्त भारत में लागू कर दिया। शारदा एक्ट में लड़के की जो आयु थी वो रखी गई 18 वर्ष। कितनी आयु रखी? 18 वर्ष। और लड़की की आयु रखी गई 14 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान में इस शारदा एक्ट के स्थान पर राजस्थान भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित करके इसको उठा दिया, इस नए कानून को लागू कर दिया, जिसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष है और लड़कों की आयु 21 वर्ष रखी गई है। हरविलास शारदा अजमेर के समाज सुधारक और प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, अब बाल विवाह पर राजस्थान में सबसे पहले जो प्रयास किया रोकने का, वो किया बाल विवाह को रोकने का प्रथम प्रयास वाल्टर कृत हितकारिणी
सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के पीएम सर प्रताप सिंह ने किया। तो हरविलास सरदार अजमेर के समाज सुधारक और प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बाल विवाह को रोकने का प्रथम प्रयास राजस्थान में किया। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में इस प्रथा को रोकने का पहला प्रयास किया था। अगला देखिए, अगली प्रथा वो प्रथा दहेज प्रथा। दोस्तों, दहेज प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में भी था, लेकिन वो उसका रूप अलग था। वैदिक काल में जो विवाह होते थे तो लड़की का पिता उपहार कुछ उपहार भेंट के रूप में देता था, जो गहने हैं, कपड़े हैं, और वो उसमें इच्छा नहीं होती थी कि वर पक्ष उसको मांगे। पिता अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लड़की को या वर को कुछ उपहार भेंट या इनाम के रूप में वो देते थे, उन्हें कहते थे वह तू। लेकिन कालांतर में इस उपहार को वर पक्ष द्वारा जबरदस्ती मांगना शुरू कर दिया दहेज के रूप में। पहले वो उपहार दिए जाते थे, बाद में इसका वर पक्ष द्वारा इसका जबरदस्ती मतलब मांगना शुरू कर दिया कि इतना पैसा, इतना दहेज, इतने कपड़े, गाड़ी, घोड़े, मकान दोगे तो शादी करेंगे। दहेज प्रथा से लड़कियों के जीवन पर बहुत ही बड़ा कुप्रभाव पड़ा। कई ऐसे घर हैं, बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं, अच्छी लड़कियां होती हैं, लेकिन इस दहेज प्रथा के कारण उनकी अच्छी शादी नहीं होती हैं। और कई जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उन्होंने लड़कियों को मारना भी शुरू कर दिया था इस वजह से। फिर भारत सरकार ने देश आज़ाद होने के बाद में 1961 में दहेज निवारण अधिनियम बना करके इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होते हैं तब तक कानून भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है। और दोस्तों, जो भारत का पहला जो दहेज मुक्त गांव है वो है नीलांबर गांव नाम उसका, और वो केवल केरल के मामलपुर जिले का गांव है। तो देखिए, दहेज प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में भी था। दहेज प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में भी था। वैदिक काल में पुत्री का पिता उपहार के रूप में कुछ भेंट दहेज के रूप में देता था, यानी कि उपहार ही था, या इस शब्द को हम नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो वैदिक काल में पुत्री का पिता उपहार के रूप में कुछ भेंट देता था। उपहार के रूप में कुछ भेंट देता था। मांगते नहीं थे, वो अपनी इच्छा से देता था। और इस भेंट को क्या कहते थे? वहतु। ये जो भेंट थी इसको वहतु कहा जाता था। और कालांतर में फिर इसी वहतु नामक जो उपहार था, इसको वर पक्ष द्वारा जबरदस्ती मांगना शुरू कर दिया गया, और उस प्रकार से दहेज एक बड़ी विकराल कुप्रथा के रूप में सामने आई। जैसे बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। जिन लड़कियों को दहेज नहीं दिया जाता था, उस पर अत्याचार होते थे, उसको मार दिया जाता है। आज भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। पीछे बेचारा पिता जो उधार ला करके बेटी का दहेज का जो पूरी खाना पूर्ति करता था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। तो ऐसे बहुत ही कुप्रथा थी। अब भारत सरकार ने 1961 में 1961 ईस्वी में
दहेज निवारण अधिनियम के तहत इस प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दोस्तों सरकार ने अपना काम कर दिया, दहेज निवारण अधिनियम बना करके प्रतिबंध लगा दिया कि कोई इस तरह से प्रथा करे तो उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पाई है। भारत का प्रथम दहेज मुक्त ग्राम नीलांबर है और ये गांव केरल के मामल्लपुर जिले का है। ठीक है, तो भारत का प्रथम दहेज मुक्त ग्राम नीलांबर है और नीलांबर गांव केरल जो है राज्य, केरल राज्य के कौन से जिले का है? मामल्लपुर जिले का है। अगले देखिए, विधवा विवाह। दोस्तों विधवा विवाह की जो सबसे बुरी स्थिति थी समाज में, वो राजपूत समाज में बहुत बुरी स्थिति थी। क्योंकि यदि किसी लड़की का विवाह हो गया और वो 22-23 साल की है, 25 साल की है, जवान है, और उसका पति मर गया, तो राजपूत समाज में पहले शादी होती नहीं थी, तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं होता था, बड़ा कष्ट में जीवन होता था। लेकिन आजकल पढ़ लिख गए सारे लोग, आजकल इस प्रथा को हटा दिया गया है, तो राजपूतों में भी ये विधवा विवाह होने लग गया। तो विधवा विवाह का जो पहला प्रयास था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके बनाने के बाद में दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को 27 जुलाई 1856 को लागू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कर दिया कैनिंग ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसका बहुत जबरदस्त समर्थन किया, और एक डॉक्टर चांदकरण सरस्वती, उन्होंने इस कानून का समर्थन किया, इस अधिनियम का समर्थन किया। साथ ही लोगों में इसके प्रति जागरूकता और चेतना लाने के लिए विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी। और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह पहले ऐसे महाराजा थे जिन्होंने इस अधिनियम को प्रोत्साहित किया और इसको उचित ठहराया। पहला जो विधवा विवाह हुआ 6 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। इस अधिनियम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 27 जुलाई 1856 ईस्वी को 27 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित कर दिया।
1856 ईस्वी सन को पारित कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसका समर्थन किया, इस अधिनियम का। इसके बाद फिर श्री चांदकरण सरस्वती ने इस अधिनियम का समर्थन किया, ठीक है, और इसके प्रति समर्थन किया और लोगों में जागरूकता और चेतना लाने के लिए विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। विधवा विवाह के बारे में देखिए, सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। उसके बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल डलहौजी के स्थान पर कौन आ गए? लॉर्ड कैनिंग आ गए। तो लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 27 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित करके लागू कर दिया। पारित कर दिया और लागू भी कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इस अधिनियम का बहुत जबरदस्त समर्थन किया और श्री चांदकरण सरस्वती ने इसका समर्थन भी किया और इसके प्रति लोगों में जागरूकता और चेतना लाने के लिए विधवा विवाह नामक एक पुस्तक भी लिखी। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन, राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन और उचित किसने बताया? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने सबसे पहले विधवा को प्रोत्साहन दिया और इसको उचित भी ठहराया, ठीक है। प्रथम विधवा विवाह 6 दिसंबर 1856 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ, ठीक है। तो राजस्थान में विधवा विवाह को सबसे पहले प्रोत्साहन और उसको उचित ठहराया जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने। प्रथम विधवा विवाह हुआ 6 दिसंबर 1856 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर पहला विधवा विवाह हुआ। अगले देखिए, चारी प्रथा। देखिए दोस्तों, चारी प्रथा क्या है? चारी प्रथा का प्रचलन था खैराट क्षेत्र में, और खैराट क्षेत्र टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तीनों जिलों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है थोड़ा थोड़ा मिलकर के, वो क्या कहलाता है? खैराट। और इस प्रथा के अंतर्गत, चारी प्रथा में लड़की के घरवाले ही वैवाहिक जीवन को ज़्यादा समय तक नहीं चलने देते थे। 2 या 3 साल में अपनी खुद की लड़की का विवाह को तुड़वा करके और चारी लेकर के, चारी का मतलब पैसे लेते थे लोग, चारी लेकर के उसका विवाह दूसरी जगह करवा देते थे।
फिर 3-4 साल में वहाँ भी विवाह तुड़वा देते थे। उसके बाद में फिर चारी लेकर के उसका कहीं और विवाह करा देते थे। तो इस प्रथा का प्रचलन, जो ये मैंने बताया खैराट क्षेत्र में जो पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों में इस प्रथा का प्रचलन था। अब ये प्रचलन थोड़ा खत्म हो गया है। तो चारी प्रथा, इस प्रथा का प्रचलन खैराट क्षेत्र में था। कौन से क्षेत्र में था? खैराट में। इस प्रथा का प्रचलन खैराट क्षेत्र में था। टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता था? खैराट। तो इनकी जहां तीनों की सीमा बनती थी, वो क्षेत्र था थोड़ा थोड़ा, वो क्या कहलाता था? जैसे मान लीजिए ये बूंदी है, ये भीलवाड़ा है और ये टोंक। अब ये जो क्षेत्र ये था, ये खैराट होता था। ठीक है। तो टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र वो खैराट। अब इसमें देखिए, इस प्रथा के तहत लड़की के घर वाले ही उसके वैवाहिक जीवन को अधिक समय तक नहीं चलने देते थे। ठीक है। इस प्रथा, कौन सी? चारी प्रथा की बात हो रही है। इस प्रथा के तहत लड़की के घर वाले ही उसके वैवाहिक जीवन को अधिक समय तक नहीं चलने देते थे। चारी राशि, धनराशि, चारी लेकर उसका विवाह दूसरी जगह कर देते थे। चारी तो विवाह की जो राशि होती थी वो, फिर दूसरी जगह विवाह 2-3 साल के बाद में फिर यहां भी तोड़वा देते थे। फिर चारी लेकर के तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो इस तरह से खुद घरवाले लड़के के वैवाहिक जीवन को अधिक समय तक नहीं चलने देते थे। फिर चारी लेकर के जो विवाह की राशि होती थी वो लेकर के फिर दूसरी जगह, फिर वहां से 2-3 साल बाद तीसरी जगह। तो चारी प्रथा का प्रचलन खैराट क्षेत्र में था। और टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो खैराट कहलाता है। इस प्रथा के तहत लड़के घर वाले ही उसके वैवाहिक जीवन को अधिक समय तक नहीं चलने देते थे और चारी लेकर के उसका विवाह दूसरी जगह कर देते थे। और ये जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, पिछड़ी का मतलब जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं, उनमें इस प्रथा का प्रचलन था। बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, देखिए दोस्तों, वह काम, मैं पहले लिख देता हूं, वह काम जिसके बदले कोई मेहनताना, जिसके बदले कोई मेहनताना नहीं मिलता है, वो क्या कहलाती है? बेगार। सीधा सा अर्थ है इसका कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में भी उस काम का आपको कोई पैसा नहीं मिले तो वो बेगार होगी। क्योंकि आप जब बेगार ही कर रहे हैं, जब आपको धनराशि नहीं मिल रही है, जब उस काम का बदले कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो आप वो आपके लिए बेकार हो गई। तो वह काम जिसके बदले कोई मेहनताना नहीं मिलता, वो काम क्या कहलाता है? बेकार।
और दोस्तों रियासत काल में राजाओं, सामंतों, सेठ साहूकारों के यहाँ राजा, सामंतों, जागीरदारों, सेठ साहूकारों के द्वारा किसान, मजदूर, शिल्पियों से बिना किसी पारिश्रमिक दिए हुए मुक्त सेवाएं ली जाती थी। वो क्या था? बेगार था। बूंदी रियासत तो ऐसी रियासत थी वहां जहां महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, लेकिन इस जो बेगार प्रथा है इसे दो जातियां नहीं, मतलब इससे बाहर थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों से बेगार नहीं ली जाती थी। 1976 में भारत सरकार ने बंदित श्रम पद्धति अधिनियम बना करके बेगार प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। रियासत काल में राजाओं, सामंतों, जागीरदारों और सेठ साहूकारों द्वारा, पूरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, रियासत काल में राजाओं, सामंतों, जागीरदारों और सेठ साहूकारों के द्वारा किसानों, मजदूरों और शिल्पियों से बिना पारिश्रमिक दिए मुफ्त सेवाएं, फ्री की मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। और ये क्या है? बेगार। तो दोबारा देखिए, रियासत काल में राजाओं, सामंतों, जागीरदारों, सेठ साहूकारों के द्वारा किसानों, मजदूरों और शिल्पियों से बिना पारिश्रमिक वेतन, बिना पारिश्रमिक दिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। यही क्या था? बेगार था। और बूंदी जो रियासत है, बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस प्रथा से वंचित थे, मतलब उनसे कोई वो नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों से किसी प्रकार की कोई बेगार नहीं ली जाती थी। दोस्तों 1976 में भारत सरकार ने बंदित श्रम पद्धति अधिनियम बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। तो वह काम जिसके बदले कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, वह काम जिसके बदले कोई मेहनताना नहीं मिले, कोई मेहनताना नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? बेकार। रियासत काल में राजाओं, सामंतों, जागीरदारों, सेठ साहूकारों के द्वारा किसानों, मजदूरों, शिल्पियों से बिना पारिश्रमिक दिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी, वो बेगार है। बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ऐसी जातियां थी जिनसे बेगार नहीं ली जाती थी। 1976 में भारत सरकार ने बंदित श्रम पद्धति अधिनियम बनाकर इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली देखिए, सागरी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, ठीक है। सागरी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। अब देखिए
बेगार में इसमें अंतर होता है। बेगार में तो क्या, आपको जबरदस्ती वो काम लगा दिया और आपको पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि राजाओं के सामंतों के पहले ये था कि काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, उनकी इच्छा हुई तो दे दिया, नहीं तो निःशुल्क बेगार। सागड़ी बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, सागड़ी प्रथा में, कि पहले मध्यकाल में क्या होता था कि सेठ साहूकारों और महाजनों द्वारा गरीब लोगों को उधार में धनराशि दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। अब वो चुका नहीं पाता था तो उस व्यक्ति को या उसके किसी परिवार के एक सदस्य को इन सेठ साहूकारों के घर पर घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ता था, तब तक जब तक कि वो पैसे नहीं लौटाता। ये दो प्रकार की थी, एक हाली और एक चाकर। हाली जो सागड़ी प्रथा थी, उसमें उस जो काम करने वाला है उसको खेतों में काम पर लगाया जाता था, और चाकर प्रथा थी वो घर में काम कराते थे, महलों में, अपने घरों में भैंस है, बकरियां हैं, घर की सफाई करना और कपड़े धोना, ये सारे काम किए जाते थे। 1961 में भारत सरकार ने सागड़ी निवारण अधिनियम बना करके इस कुप्रथा को भी बंद कर दिया। देखिए, सेठ साहूकारों और महाजनों द्वारा, सेठ साहूकारों और महाजनों द्वारा गरीब लोगों को उधार में धन दिया जाता था। सेठ साहूकारों और महाजनों द्वारा गरीब लोगों को उधार में धन दिया जाता था ब्याज पर। जब धन दिया जाता था जब तक वह व्यक्ति इस धन को नहीं चुका देता था, जब तक वह व्यक्ति इस धन को नहीं चुका देता था, तब तक उसे स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य को इन साहूकारों के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ता था। पूरा वाक्य लिख दिया मैंने। सेठ साहूकारों और महाजनों द्वारा गरीब लोगों को उधार में धन दिया जाता था, जब तक वह व्यक्ति इस धन को नहीं चुका देता था, तब तक उसे स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य को इन साहूकारों के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ता था। सागड़ी प्रथा दो प्रकार की थी। यह सागड़ी प्रथा के दो प्रकार थे, ठीक है। एक था हाली प्रथा। हाली प्रथा सागड़ी का एक रूप था। ये इस प्रथा के तहत खेतों में काम करना पड़ता था, उस व्यक्ति को खेतों में काम करना पड़ता था। और दूसरी थी चाकर प्रथा। इसके अंतर्गत घर में काम करना पड़ता था। घर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, बहुत सारा उल्टा सुल्टा काम कराते थे। और भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में सागड़ी निवारण अधिनियम बना करके इस प्रथा को बंद कर दिया। अब यदि कोई इस तरह से कोई कराता है
तो इस अधिनियम के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। तो सागरी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, सेठ साहूकार और महाजनों द्वारा गरीब लोगों को उधार में ब्याज पर धन दिया जाता था, और तब तक वो व्यक्ति उस धन को नहीं चुकाता था, तब तक या तो वो तो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उनके घर में नौकर के रूप में काम करता था। इस सागरी प्रथा के दो प्रकार थे। एक था हाली। हाली का मतलब उस व्यक्ति से वो खेतों में काम कराते थे, और चाकर दूसरा रूप था इसका, चाकर। इसके प्रथा के तहत उससे वो घर में काम कराते थे, घरेलू काम। 1966 ईस्वी में सागरी निवारण अधिनियम बनाकर पारित करके इस प्रथा को सरकार ने बंद कर दिया है। अब कोई भी इस तरह का काम नहीं करा सकता। अगली देखिए, मोताणा। देखिए दोस्तों, मोताणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृत्यु के बाद खून खराबे, मृत्यु के बाद खून खराबे से हर्जाना वसूल करना। ये उदयपुर में थी, और जिस व्यक्ति को इस मोताणा के तहत जो दंड दिया जाता था, उसको जो दंड कौन सा, मतलब आर्थिक दंड, उसे चढ़ोतरा कहते थे। क्या होता था, जैसे मान लीजिए 2 गांव हैं, 2 गांव में से किसी एक गांव में बिहलू में ज्यादा थी प्रथा, तो किसी व्यक्ति को मार दिया, तो मरने वाले व्यक्ति के गांव से पंच वगैरह जाते हैं और उस गांव में जाते हैं। तब तक उस लाश को नहीं उठाया जाता है, उस गांव के पंच भी आते हैं, इस गांव के भी, मरने वाले के गांव के पंच भी थे और मारने वालों के भी। फिर वहाँ पर पंचायत होती है, और उस व्यक्ति की स्थिति को देख रही थी, वो शादीशुदा है या उस पर किसी माँ बाप के इनकी भी मतलब उनको खिलाने पिलाने का जो उस पर दायित्व था, इन चीज़ों को देख करके वो हर्जाना तय किया जाता था। और वो हर्जाना तय करने के बाद में मारने वाले के द्वारा वो हर्जाना मरने वाले के घर वालों को दिया जाता था। और यदि मारने वाले उस हर्जाना को देने को तैयार नहीं होते तो दोनों गाँव के जो आदमी थे उनमें लड़ाई होती थी, खून खराब होता था, अंत में वो हर्जाना देना पड़ता था। सरकार ने अब इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है मृत्यु के बाद खून खराबे के बीच में, मृत्यु के बाद खून खराबे के बीच में हर्जाना वसूल करना। और हर्जाना मैंने बता दिया किस तरह से हर्जाना वसूल करना। मृत्यु के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूल करना। और इसका जो मेवाड़ के आदिवासी हैं, आदिवासियों में इसका सर्वाधिक प्रचलन है, मुख्य रूप से भीलों में। ठीक है, आदिवासी में इस प्रथा का प्रचलन है। आरोपित व्यक्ति पर जो दंड, आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सौंपा जाता था, आर्थिक दंड जाता था, उसे क्या कहते थे? चढ़ोतरा। तो आरोपित व्यक्ति पर सारी पंचायत बनने के बाद में जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया उस पर जो दंड सौंपा जाता था या जो दंड दिया जाता था, आर्थिक दंड, उसे क्या कहते हैं? चढ़ोतरा। ठीक है, तो मृत्यु के बाद होने वाले खून खराबे के बीच में हर्जाना वसूल करना मोताणा था। आदिवासी में सर्वाधिक प्रचलन है, मुख्य रूप से भीलू में। और जिससे आरोपित जो व्यक्ति होता था और उस पर जो आर्थिक दंड उसे सौंपा जाता था या दिया जाता था, उसे क्या कहते हैं? चढ़ोतरा। अगली देखिए, औरतों और लड़के, औरतों और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त,
औरतों और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। तो दोस्तों क्या होता था, देखिए इस पर कोटा रियासत में ये जो लड़के लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी, इस प्रथा पर एक कर लिया जाता था चौथान। कोटा रियासत में इस कुप्रथा पर चौथान नामक कर भी लिया जाता था। ठीक है, तो इस पर कर भी लिया जाता था। अब इसमें क्या होता था, देखिए कौन ध्यान से सुनना कि राजपूत समाज में जो भी अभी मैंने डावरिया बताई थी आपको, राजपूत समाज में अपनी पुत्री का विवाह कर जब किया जाता है तो दहेज के रूप में पुत्री के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भेजी जाती हैं जिनको डावरिया कहते हैं। और ये कुंवारी कन्याएं वो राजपूत समाज जो था वो खरीद करके लाते थे, लोग क्रय करके खरीद करके लाते थे और फिर उन लड़कियों को अपने पुत्री के साथ उसके ससुराल भेजते थे साथ में। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग भी जो कई लड़कियों को या औरतों को रखने के लिए या उनसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए भी लड़कियों के या मतलब औरतों का क्रय विक्रय करते हैं, आज भी लोग करते हैं ऐसा। तो सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया कोटा रियासत में 1831 ईस्वी। ठीक है, तो औरतों और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय तो कोटा रियासत में इसमें चौथा नामक कर भी लिया जाता है। जैसे मान लो मैं किसी लड़के या औरत को खरीद के ले आ रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो रियासत को टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब रियासत की भी उसमें वो थी मंजूरी। और क्या था ये कि जैसे मैंने बताया कि राजपूत समाज में लड़के के विवाह पर उसके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में भेजी जाती थी, तो उन कन्याओं को वो खरीद कर लाते थे और फिर वहाँ भेज देते थे। और फिर धीरे धीरे आगे चल कर के जैसे टाइम निकला तो कुछ लोग रखेल रखने के लिए भी लड़कियों को खरीदते थे, या बहुत सारे ऐसे लोग भी जो वेश्यावृत्ति कराने के लिए भी खरीदते हैं। आज भी ऐसा होता है, सरकार बहुत कोशिश करती है रोकने की लेकिन और सबसे पहला जो प्रतिबंध लगा वो कोटा रियासत में लगा 1831 ईस्वी। और एक और प्रथा है कुकड़ी प्रथा। दोस्तों इसका जो प्रचलन है, सर्वाधिक प्रचलन क्या है, इस कुप्रथा प्रचलन है कंजर जाति में। कुकड़ी प्रथा का प्रचलन किसमें, कंजर जाति में। और इसमें क्या होता है कि लड़की के जो विवाह होता है, लड़की के विवाह से पहले उसे अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कंजर जाति में लड़की को विवाह से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है इस प्रथा के तहत। अब वो किस तरह से उसकी परीक्षा लेते हैं तो वो तो वही जाने। तो कंजर जाति में विवाह से पहले जो फिजिकल रिलेशन है वो बहुत ही कठोर है, बहुत मुश्किल से लड़ाई झगड़ा होता है उसमें। तो पूछा जाता है कई बार कुकड़ी प्रथा का प्रचलन किस जाति में है, तो ये कंजर जाति में है और इसमें लड़की को विवाह से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। इसके अलावा एक प्रथा और जैसे नाता प्रथा। इस प्रथा का प्रचलन है मीणा जनजाति और भीलों में, मीणा और भीलों में इसका प्रचलन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो नाता प्रथा में जैसे इस जनजाति की जो महिला है पहले पति को अपना जो शुरू में शादी उस पति को छोड़ के आ जाती है, तो उसका जो दूसरा विवाह होगा वो नाता विवाह ही कहलाएगा। जैसे पहले पति को छोड़ दिया, उसके बाद उसके घर वाले जहाँ उसके कहीं दूसरा विवाह करते हैं तो वो विवाह क्या कहलाता है, नाता। तो मीणा और भीलों में है। दोस्तों ये कुप्रथाएं थी जिनके बारे में हमने जौहर प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, समाधि प्रथा, मोताणा, बेगार, सागड़ी, बहुत सी प्रथाओं पर हम जो कुप्रथा थी उनके बारे में प्रतिबंध कब लगा, कैसे हुआ, इस क्लास में हमने चर्चा की। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होंगे विवाह से संबंधित प्रथाएं। ठीक है, उसके बाद में फिर पहले जन्म से संबंधित या विवाह से जो भी है अगली क्लास में वही लेकर मैं आऊँगा। जय हिंद।